नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। जी, नीट 2025 के रिजल्ट निकल चुके हैं। साथ ही साथ जेई मेन के भी रिजल्ट आ चुके हैं। दोनों में अलग अलग सफलताएं कई छात्रों ने अर्जित की है। लेकिन ऐसी सफलता, ऐसी एक अद्भुत सफलता मधेपुरा से आई कि नीट 2025 में एक बिटिया ने सफलता तो अर्जित की ही, साथ ही साथ जेई मेंस में भी सफलता अर्जित की। और ये कई सारे लोगों को आश्चर्यजनक लगा कि ये कैसे हुआ। ये बिल्कुल एक असंभव जैसी बात है कि जहां सिर्फ मेडिकल की तैयारी में ही बहुत सारे छात्र पिछड़ जाते हैं और नहीं हो पाता है, उसी के जद्दोजहद में मतलब पूरी तरह ध्यान लगाने के बाद भी उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। वहाँ किसी ने अगर नीट के साथ साथ जेई में भी मतलब आईआईटी की परीक्षा में भी सफलता अगर अर्जित कर ली है तो ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। और मधेपुरा में हमने इससे पहले भी करीब करीब 250 एपिसोड हमने एमटी लाइव के किए और हमें ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला इससे पहले जिसने दोनों में एक साथ सफलता अर्जित की है। हम आपको बताते चलें कि दिया नाम है इस बिटिया का जिसने दोनों में सफलता अर्जित की है। एक शॉर्ट एक परिचय आपसे हम कराते चले कि दिया है, पिता गोपाल कुमार शिक्षक हैं, माता पिंकी कुमारी हैं। 10th दिया ने होली क्रॉस स्कूल मधेपुरा से की है 2023 में 97.4% मार्क्स से। 12th भी होली क्रॉस मधेपुरा से 94% मार्क्स से 2025 में इसने सफलता अर्जित की है। नीट के हम आते हैं इससे पहले पहले हम हम इसके बारे में और भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि तैयारी सेल्फ स्टडी और हेल्प ऑनलाइन रिसोर्सेज से इन्होंने ली। और फिर हम एक शॉर्ट में आपको ये भी बताएं कि आपने देखा होगा मधेपुरा टाइम्स पर कि पिछले साल जिंदगी नाम की एक बिटिया जो मेडिकल नीट कंप्लीट की थी और अभी वो कॉलेज में पढ़ रही है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड नैनीताल में वो अध्ययन कर रही है। जिंदगी की छोटी बहन है दिया और दोनों बहन, ये दो बहनें ही हैं। और दोनों बहनों ने जो किया है, जो अपनी प्रतिभा अपनी क्षमता दर्शाई है, वो प्रतिभा इससे पहले देखने को बहुत कम ही मिली है। दिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमटी लाइव में। Thank you, sir, for giving me this opportunity. ये बहुत बहुत स्वागत। तुम्हारे जैसे कहने का मतलब दिया के जैसे बिटिया अगर लाइव में आए तो हम समझते हैं कि ये हमारा भी सौभाग्य होता है कि मधेपुरा टाइम्स को या फिर मधेपुरा को ऐसी बेटी मिली जिसने एक साथ दो दो सफलता अर्जित की। और ये दर्शा दिया कि अगर प्रतिभा हो और मेहनत हो तो फिर कुछ भी किया जा सकता है। हम सबसे पहले जो सवाल इस बार आए थे और इस बार जो नीट के जो परीक्षा हुए हैं और उसमें काफ़ी छात्र उसमें असफल हुए। अधिकांश जिन्हें सफलता की उम्मीद थी वो भी असफल हुए। और वहाँ बिटिया ने, हम आपको बताते चले कि 720 में 553 मार्क्स और ओवरऑल परसेंटाइल इनका 99.49 है। और फिजिक्स में 99.86 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 99.05 और बायोलॉजी में इनका परसेंटाइल है 95.28। इसके साथ ही बता दें कि ऑल इंडिया रैंक 11,153 और कैटेगरी रैंकिंग ओबीसी में 4,760 मतलब 4,716 है। और अगर जेई मेन की बात करें तो वहाँ भी हम बता देते हैं कि 97.84 परसेंटाइल ओवरऑल है। और सीआरएल इनका 32,943 है। ओबीसी रैंक 9,093 है। और कॉलेज भी अलॉट हो चुका दिया को, एनआईटी पटना कंप्यूटर साइंस से मिला है ब्रांच। लेकिन अब जानेंगे कि नीट में सफलता मिलने के बाद अब क्या इरादा, क्या बदलता है, क्या करते हैं। तो हम दिया सबसे पहले एक सवाल जो इस बार जो कॉमन हुआ जब नीट की परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद से ही जब छात्र बाहर आए उसी समय से ये चारों तरफ ये बात फैल गई कि इस बार क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ, काफ़ी हार्ड और ख़ास करके फिजिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी कठिन थे। बहुत सारे छात्रों को समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन आपका फिजिक्स में 99.86 परसेंटाइल है जो कि हम समझते हैं बहुत ही अच्छा परसेंटाइल है। तो आपके लिए ये कठिन क्यों नहीं हुआ, आपके लिए हार्ड क्यों नहीं हुआ? और फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल थे। आप क्या मानते हैं इसके बारे में? फिजिक्स का क्वेश्चन सचमुच बहुत मुश्किल था। मतलब जैसा हम लोग सोचते थे कि 1 और 2 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, वैसा नहीं था। 4 to 5 लाइनर क्वेश्चन थे और काफ़ी लेंदी लग रहे थे।
पहले तो लगा कि शायद फॉर्मूला बेस्ड होगा, जब सॉल्व करने गए तो वहाँ पे एनालिसिस करना पड़ रहा था, क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ता था, फिर डराइव करके कुछ क्वेश्चंस में डेरिवेशंस और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलस बहुत अच्छी यूज़ हो रही थी, तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के थे, टफ थे, यूजुअल ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा था, तो मुझे भी डिफ़िकल्ट लग रहा था फिजिक्स का पेपर। अच्छा, एक बात ये जानना चाहेंगे, डिफिकल्ट तो लग रहा था, लेकिन एक ये भी कहते हैं सामान्य रूप से, वैसे तो जो छात्र होते हैं वो असलियत जानते हैं, या फिर लोग कहेंगे जो जिनके ऊपर पड़ती है वो जानेंगे कि क्या है। सो बाहर से कहने में तो बड़ा आसान लगता है। तो क्या एक जो कहते हैं कि एक इन डेप्थ स्टडी या थोरो स्टडी, हाँ। वो अगर हो, हाँ। तो क्या उनके लिए ऐसे प्रश्न जो हैं वो असंभव की श्रेणी में आएंगे, या फिर वो कर पाएंगे इसे? नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर है फिजिक्स में किसी भी सब्जेक्ट में, तो क्वेश्चन करना डिफिकल्ट नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्वेश्चन लेंदी है, टाइम रिक्वायरिंग हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली होंगे ही। जी। तो मतलब कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना काफ़ी ये ज़रूरी है इसमें, कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए तब ये। अच्छा, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन लेंथी बताए जाते हैं इसमें। ऐसी स्थिति में आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर देख करके क्या लगा, जब आपने क्वेश्चन को पलटा, क्वेश्चन पेपर को पलटा, और सबसे पहले क्या आया उसमें सामने, और फिर उसको देख करके आपको कैसा लगा, आप क्या सोचे? जब क्वेश्चन पेपर मिला तो इन्विजिलेटर हमें बोलते हैं कि पेजेस फ्लिप करके देख लो कि सारे पेजेस आए हैं या नहीं। तो जब मैं पेजेस फ्लिप कर रही थी तब मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे, तो क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, यूजुअल ट्रेंड नहीं था, तो पैनिक हो गई, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया। केमिस्ट्री पे जैसे आई तो इनऑर्गेनिक के जो वन लाइनर क्वेश्चंस थे वो एक दो स्ट्राइक हो गए कि हाँ ये ऐसे सॉल्व होंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। बायो में आए तो ऑब्वियसली मुझे बायो पहले ही करना था क्योंकि 50% वेटेज बायो ही रखती है। तो बायो जब स्टार्ट किया तो पहले तो कर रही थी, क्वेश्चन लेंदी लग रहे थे। तब जब मैंने टाइम का ध्यान दिया तो मुझे यूजुअल टाइम जो मैंने अपने मॉक टेस्ट में लगाता था वो 20 से 25 मिनट लगता था, बट जब वहाँ पेपर दे रही थी तो वहाँ 40 to 45 मिनट्स लगा, तो लेंदी लगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो पैनिक हो गई थी उस टाइम। लेकिन फिर अपने आप को थोड़ा हैंडल किया कि नहीं, थोड़ा अभी टाइम है तो अच्छे से पेपर जा सकता है। जी। मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में जो है क्वेश्चन को देख करके हिम्मत नहीं हारनी है। इससे ये बात है कि अचानक जब आपके पढ़े हुए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब क्वेश्चन पेपर सामने आएंगे, तो फिर वहाँ इस तरह के सवाल होंगे, और उससे उलट अगर सवाल अगर कठिन आ जाते हैं, तो अक्सर उसी समय में बहुत सारे छात्र उम्मीद छोड़ देते हैं हॉल में। और हमें लगता है कि ये उम्मीद जैसे छोड़ते होंगे वो, कि उनकी रही सही उम्मीद भी चली जाती होगी, वहाँ उनके हाथ में असफलता ही लगनी है। तो ऐसे में क्या वहाँ मतलब कि अपनी पढ़ाई पर आत्मविश्वास बनाते हुए क्या उम्मीद रखे रहनी चाहिए छात्रों को? जी बिल्कुल, पेपर के टाइम तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू आप पेपर को अच्छे से इजीली कोप अप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अगर आपका थोड़ा सा भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो पेपर में आपके मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द पेपर। जी, कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो है आत्मविश्वास हमेशा बना के रखने की चीज़ है। अब सवाल ये लगता है कि ऐसे में जो, अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपने जब प्रश्न पत्र को उल्टाया, जब पलटा, तो आपको उसमें क्या सबसे पहले क्या आया, और क्या उसे देख करके सबसे पहले कौन सा पेपर का उसमें आया? मेरे क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले फिजिक्स था और फिजिक्स का जो सबसे टफ क्वेश्चन था वही मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। अच्छा। तो एकदम से कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था, तो बहुत डर भी लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस रखा साथ में और क्वेश्चन करते गई। अब देखिए, एक चीज़ बड़ी रोचक है दिया के मामले में, कि सबसे पहला पहला सेक्शन ही फिजिक्स, उसके बाद सबसे पहला प्रश्न भी, वो भी मतलब सबसे हार्ड प्रश्न इसमें। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लूज होना स्वाभाविक है, लेकिन कॉन्फिडेंस वहाँ लूज नहीं होने देना है, आत्मविश्वास अपना बना करके फिर आगे बढ़ना है उसमें। और दिया आगे बढ़ी, और फिर ये सफलता दिया के हाथ लगी। हम एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पोर्शन होता है हमारे लाइव सेशन का, या फिर किसी भी छात्र के लिए, कि ये तो बातें हो गई, मान लीजिए बहुत कहेंगे कि ये तो दिया की सफलता है, हमें सफलता कैसे मिले, हम कैसे पढ़ें, हम कैसे तैयारी करें। अब ऐसे में नीट 2025 के जो क्वेश्चन पेपर थे, इसे देख करके हमें लगता है कि कुछ जो ऐसे छात्र होंगे जिनकी तैयारी काफ़ी कमज़ोर होगी, तो कहीं वो हिम्मत भी ना हार दें। उन्हें लग रहा होगा कि नीट अब मेरे वश की चीज़ नहीं है, मेरे बूते की चीज़ नहीं है, काफ़ी कठिन
बहुतों को लगा, और हमने भी बहुत सारे छात्रों से बात की तो वहाँ भी ये लगा, जो कि बड़े हतोत्साहित नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में अब आगे कैसे तैयारी करें छात्र, ये बड़ा प्रश्न है। आप हमें ये बताएं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी आपने कैसे की कि आपको सफलता, देखिए दिया की सफलता, दिया की तैयारी जैसे हुई, हमें लगता है कि ये भी एक रोल मॉडल है। जो भी इस बार सफल हुए हैं उन्हें एक आप एक मॉडल के रूप में आप ले सकते हैं कि वो भी एक मॉडल क्वेश्चन की तरह ही है कि ये जो बताते हैं, चूंकि इन्हें सफलता मिल चुकी है ऐसे कठिन परीक्षा में भी, इसलिए इनके तरीकों को अपना करके आप भी सफल हो सकते हैं। तो आपने कैसे कैसे तैयारी की, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तैयारी आपने कैसे की, तीनों के अलग अलग हमें बताइए। सबसे पहले तो बायोलॉजी पेपर का 50% वेटेज होता था। अगर आप बायो को अच्छे से कर ले तो 50% मार्क्स तो आराम से आ सकते हैं। तो बायो के लिए मैंने एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो की, थॉरली एक एक लाइन को अच्छे से समझा, और जो भी मतलब थोड़ा बहुत डाउट आया था टीचर से पूछा, और मतलब अच्छे से उसको पढ़ना, एक एक लाइन को कंसेप्ट क्लियर करना होता है, क्योंकि बायो में सेंटेंस से भी क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। तो एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ें, थॉरली करें, और डायग्राम्स को भी फोकस करें। तो एनसीईआरटी को फोकस करें अच्छे से। और केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होती हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगी कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे डीएनएफ ब्लॉक, उनके क्वेश्चंस उनसे डायरेक्ट आते हैं। तो आप उनमें भी एनसीईआरटी यूज़ करें, और थोड़े नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। फिजिकल के लिए आपको फार्मूलाज अच्छे तरह से लर्न होने चाहिए, और साथ में क्योंकि आजकल का ट्रेंड है थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस लगाते रहें। फिज़िक्स की बात करें तो इस बार फिज़िक्स यूजुअल ट्रेंड से डिफरेंट थी। तो उसके लिए आपको पहले तो फिज़िक्स की बेसिक्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बेसिक्स क्लियर होंगे फिर कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। कुछ चैप्टर्स होते हैं थ्योरेटिकल, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गई, सेमीकंडक्टर्स हो गए, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आपको जो पीछे के पेजेस होते हैं एनसीईआरटी में, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाइफरकेट किया होता है, उनके भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है, क्योंकि उसमें बोर्ड से भी मेरे जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, तो बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। और नीट में तो उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही करना, क्योंकि आपको टाइम का पता चलता है उससे। अच्छा, एक बात जो हमेशा ये सामने आती है कि फिजिक्स जिस तरह से इस बार भी फिजिक्स ने धोखा दे दिया बहुतों को। नहीं तो उनका मानना था, कई छात्रों ने हमसे भी बात की जो असफल रहे, उन्होंने कहा कि फिजिक्स ने धोखा दे दिया, वरना हम भी इस बार हम निकाल सकते थे एग्जामिनेशन में। तो फिजिक्स के लिए क्या, न्यूमेरिकल के लिए क्या कोई बुक या कोई कैसे, इसके लिए कोई सजेस्ट करेंगे कि और क्या पढ़ें हम, या फिर नोट्स बनाएं? बुक्स के लिए तो आप पहले तो एनसीईआरटी तो अच्छे से फॉलो कर सकते हो, और जो भी आपको बुक्स मार्केट में अवेलेबल आजकल बहुत सारी, और पीवाईक्यूज़ तो अच्छे से करें। पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते अच्छा हैं अच्छा। वो अच्छे से करें, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं के आसपास रहते हैं और उन्हीं में थोड़े ज़्यादा डेप्थ में जाके पूछते हैं, तो वहाँ से करें। और मार्केट में बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जी तो वैसे आप कर जी। सकते हैं। अच्छा, एक जो आपके मामले में सबसे एक यूनिक, एक अनोखी बात और बड़ी सुखद बात ये आती है कि नीट और जेई दोनों में सफलता मिली है। क्या इसकी उम्मीद पहले से थी कि दोनों में सफलता मिलेगी, या फिर ये आपने क्या रिस्की कदम नहीं उठाया? ये आपको नहीं लगा कि ये काफ़ी रिस्की था, ऐसे में छात्र पता चला कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ये भी जाता और ये भी जाता, तो ऐसा आपको लगा कभी कि ये रिस्की है, नहीं करना चाहिए? या शुरू में तो लग रहा था, क्योंकि मैथ्स और बायो दोनों ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मतलब प्रैक्टिस रिक्वायरिंग सब्जेक्ट है, तो शुरू में तो रिस्क ही लगा, लेकिन फिर सोचा रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा लाइफ में एक ही बार चांस मिलता है, तो उसको छोड़ना नहीं है मुझे। अच्छा। तो मुझे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वाइड रखनी थी, तो मैंने मैथ्स और बायो दोनों चुना, क्योंकि मुझे दोनों से शुरू में ही इंटरेस्ट था। 10th में भी मेरे मैथ्स में परफेक्ट स्कोर रहे थे, 100/100, और साइंस में भी 99 रहा था, तो शुरू से इंटरेस्ट हमेशा रहता था मुझे। अच्छा, तो इसलिए दोनों में। हाँ, दोनों में इसलिए शुरू से रहा। तो दोनों के क्या क्वेश्चन पैटर्न अलग होंगे, या फिर तैयारी के तरीके अलग होंगे, या फिर जैसे फिजिक्स दोनों में करीब करीब, जैसे फिजिक्स आपने अगर पूरी तरह से आपने अगर इन डेप्थ स्टडी कर लिया पूरी तरह से, तो हमें लगता है कि दोनों के लिए वो काम कर जाएंगे।
हाँ मतलब फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। हाँ दोनों में कॉमन है, तो आप दोनों में मतलब वो तो कॉमन ही चलेगी आपकी। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको थोड़ा एग्जाम स्पेसिफिक करना होता है कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जेई में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसकी स्पेसिफिक आप तैयारी करें। और बायो तो उसके लिए अलग से आपकी तैयारी करनी होती है, और मैथ्स के लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं टाइम टू टाइम, तो उसके लिए वैसा करना होता है। तो इन शॉर्ट उसके लिए तो हम बस क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जी। जाता है। टिप्पणी भी आ रही है, और टिप्पणी रिंकू कुमारी टिप्पणी कर रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा जी। और शिक्षिका हैं हमें लगता है रिंकू कुमारी, हो सकता है कि आप जान रहे हो। और फिर टिप्पणी है आगे आनंद विजय की, ये जूनियर साइंटिस्ट है आनंद विजय, और ये कहते हैं बधाई हो, आप यूं ही सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएं। बिल्कुल, ये बड़ी सफलता है, ये अनोखी सफलता है, अद्भुत है। एक बिटिया ने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की परीक्षा पास की है एक साथ। हमें साथ साथ ये भी बता दें कि हमारे जो भी छात्र इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, तो जेई की तैयारी वो कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें? जेई में तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो एज़ यूजुअल जैसे पहले बताया कि क्योंकि उसमें भी आपको फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं, डेप्थ नॉलेज उसमें भी चाहिए क्योंकि उसमें तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इंजीनियरिंग के एग्जाम में तो फिजिक्स केमिस्ट्री रिक्वायरिंग ही उसमें है, तो उसको तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस लगाएं। अब प्रीवियस ईयर तो ऑब्वियसली लगाएं क्योंकि जेई मेंस में भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहते हैं। मैथ्स में भी आप प्रैक्टिस करें, फार्मूलाज अच्छे से रिवाइज करते रहे, टाइम टू टाइम उसका रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो फार्मूलाज वॉलेटाइल होते हैं, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, तो फिंगर टिप्स पे फार्मूलाज रहने चाहिए, कॉन्सेप्ट रहने चाहिए, और टाइमली प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं कि कहीं भी रफली कर ले, एक सिस्टमैटिक तरह से प्रैक्टिस करें तो गलती दिखती है सामने से कि हाँ गलती हो रही है, तो मिस्टेक्स को देखें, उस पर सुधारें और फिर उसके आगे बढ़ते रहें। जी। टिप्पणी है वंदना कुमारी मैम आपकी, और लिख रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुमन यादव जी लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई। और हम आगे आते हैं और फिर और भी जानकारी से लेते हैं कि पिछले साल भी एक बड़ा हमने इसे, ये भी हमें पता बात जब चली, तो पिछले साल आपकी बहन, आपकी बड़ी बहन जिंदगी ने भी नीट में सफलता हासिल की थी, अद्भुत सफलता हासिल की थी, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड नैनीताल में अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है, ये हमें भी जानकारी है। उन्होंने अपनी सफलता के इसी एमटी लाइव के सेशन में पिछले साल जब वो आई थी, आपकी बड़ी बहन आई थी, हम आपको एक चीज़ बताते चले कि दिया दो बहन हैं, दो बहनें ही हैं, और माता पिता की ये दोनों संतान, दोनों अगर ये 100% सफलता अगर अर्जित हो, अगर बेटियां इस तरह, बेटियां अगर बेटियों के कदम अगर सफलता इस तरह चुने, तो हमें लगता है कि किसी को भी बेटियों पर गर्व होना स्वाभाविक है। माता पिता को भी हो रहा है, माँ के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और अब भी कहते हैं कि हम इन्हें हाउस मेकर कहते हैं, हाउस वाइफ नहीं कहते हैं। इन्होंने घर को संवारा है, सजाया है, और दोनों बेटियों को इन्होंने इतनी बड़ी सफलता दिलवा दी है। उनकी मेहनत, पिता का त्याग, बाकी ये तो हम आएंगे बाद में, लेकिन इससे पहले हम ये बताते हैं कि ज़िंदगी ने पिछले साल की थी। और हमें याद है कि ज़िंदगी ने उस लाइव सेशन में जब हमने कहा था कि आपका सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगी, तो जो भी माता पिता या फिर जो वंदना मैम के अलावे जो है, एक चीज़ उन्होंने कहा था जो कि हमें भी याद है, कि कहा था कि छोटी बहन भी कहती थी, मेरी बहन भी कहती थी कि कैसे नहीं होगा दीदी, तुम करो तो सही। कहने का मतलब कि उस बहन के एक प्रेरणा का स्रोत आप थी। तो अब क्या आपको ये बात लग रही है कि उनसे आपको, जिंदगी से आपको प्रेरणा मिली कोई? बिल्कुल, वो तो मेरी हमेशा से आइडियल रही है, मैं उसे हमेशा फॉलो करते रहती हूँ कि वो कैसे पढ़ाई कर रही हैं, मुझे भी हेल्प मिलती थी उससे। दोनों के मतलब हम दोनों एक साथ एक डिस्कस करते थे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो साथ में सब डिस्कस करते थे, क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछते थे, और वो हमेशा मुझे गाइड करती थी कि ऐसे पढ़ो, इस एग्ज़ाम में ऐसे तैयारी करो, तो और मोटिवेट करते रहती थी हमेशा कि हो जाएगा, क्यों तुम रिस्क, जब मैंने मैथ्स और बायो भी लिया था तो डाउट बहुत सारा था कि क्या होगा नहीं होगा, तो वो बोल रही थी कि नहीं हो जाएगा, तुम कर लोगी, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। मतलब कि जिंदगी की प्रेरणा आप बनी, और मतलब आप भी बनी और आपकी प्रेरणा जिंदगी भी हाँ बनी, जी। दोनों बहन दोनों की प्रेरणा बनी, ये बड़ी अच्छी बात है।
एक चीज़ तो बताएं कि सफलता के लिए जैसे तैयारी के दौरान तो एक तो मामूली सी बात है कि हम इन किताबों का अध्ययन करें, एक उसके डेप्थ में स्टडी करें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ये है। इसके अलावे तैयारी में रिवीजन, क्वेश्चन बैंक या फिर मॉक टेस्ट, इन चीज़ों का कितना महत्व है? क्या ये चीज़ें भी सफलता तय करने में ये सहायक हैं? जी बिल्कुल। रिवीजन तो हमेशा हमें वीकली मंथली करनी ही चाहिए, क्योंकि चैप्टर्स इतने वॉलेटाइल हो जाते हैं कि हमें मतलब बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो फिंगर टिप्स पे आपको रखना ही है सारे चैप्टर्स, बार बार रिवाइज करें, फार्मूलाज लर्न करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि आप कहाँ लैक कर रहे हैं, कहाँ कैलकुलेशन जैसी गलती हो रही है, कहाँ सिली मिस्टेक्स हो रही है। तो वो आप फिगर आउट कर सकेंगे कि आप कहाँ आपके मार्क्स कट रहे हैं। मॉक टेस्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट के टाइम में। तो मॉक टेस्ट हमें हमारे पेपर के बारे में बता देती है कि कैसा आपका पेपर रहेगा। मॉक टेस्ट में मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैं मॉक टेस्ट देती थी, तो मैं अगर ओएमआर नहीं भरती थी स्पेसिफिकली नीट के टाइम पे, तो मैं मिड ऑफ द पेपर पैनिक कर जाती थी कि यार क्या होगा, पेपर छूट तो नहीं जाएगा। लेकिन फिर मॉक टेस्ट देते देते पता चला कि कुछ चीज़ें इनकलकेट किया, अपने अंदर अपनाया कि ये चीज़ें करनी चाहिए, जैसे ओएमआर को बीच में भरना चाहिए, साथ साथ भरते भरते चलना है। तो वो मॉक टेस्ट से आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे कि पेपर के टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो तो ज़रूर लगाएं। तो मतलब तीनों चीज़ ये महत्वपूर्ण है उसमें। हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी महत्वपूर्ण हाँ है, ताकि उससे पता चलता है। या फिर हमें लगता है कि एक जो थ्योरी पढ़ने में, कॉन्सेप्ट के दौरान जो है किताबें पढ़ने में कुछ चीज़ें जो छूट जाती होंगी, तो हमें लगता है कि क्वेश्चन जब सॉल्व करते होंगे तो उससे वो नई चीज़ें हमें। हाँ। क्वेश्चन के थ्रू तो क्वेश्चन कैसे, हमें तो बस लाइन पढ़ते जाते हैं, लेकिन उस लाइन से क्वेश्चन कैसे आएगा वो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू पता चलती है कि अच्छा इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ हमें इस तरह से लूप बना करके वो पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलती है। जी। एक जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि एक पढ़ाई का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ने चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, टाइमिंग इसका ये होना चाहिए तैयारी के लिए। तो हम आपका जानना चाहेंगे कि पढ़ाई का आपका शेड्यूल कैसा था, किस तरह आपने रूटीन तैयार की थी? कि चूँकि अब आपके रूटीन को देख करके, आपकी सफलता को देख करके ये जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि आपने अपना रूटीन कैसे तैयार किया था, आपका शेड्यूल क्या था? शेड्यूल कोई स्ट्रिक्ट नहीं रहता था मेरा, फ्लेक्सिबल रखती थी, जब जैसा ज़रूरत होता था वैसा पढ़ती थी। अगर किसी टाइम में ज़्यादा सिलेबस को कवर करना होता था तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा स्टडी आवर बढ़ जाता था। एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ज़्यादा स्टडी आवर, एग्ज़ाम स्पेसिफिक भी रहता था। बोर्ड्स के टाइम पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जेई और नीट के टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो एग्ज़ाम स्पेसिफिक भी मुझे बहुत ज़्यादा अपने शेड्यूल में रखना पड़ता था कि इतने टाइम इसके लिए अलॉट करने हैं। और सब्जेक्ट में जैसे जो भी सब्जेक्ट है उसमें इक्वली टाइम भी अलॉट करना होता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर किसी के लिए आपको टाइम अलॉट करना होता है। तो वो आप अपने हिसाब से, हर किसी का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, तो वो अपने हिसाब से हम लोग अपना अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि ऑनलाइन भी आपने जो है रिसोर्सेज का ये किया था, मतलब मदद ली थी। तो अभी के समय में जैसे एक जो कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन होता है कि कहते हैं कि नहीं, इंटरनेट से दूर रहना चाहिए इसमें। फिर जैसे कि ऑनलाइन कुछ मदद भी मिलती है इससे में, तो क्या एक अगर रिस्ट्रिक्ट करके छात्र अपने आप को सिर्फ अगर जो है मतलब जैसे कि बाकी जगह इंटरनेट पर ना भटकें, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह पर, अगर टू द पॉइंट इंटरनेट पर क्या मटेरियल्स हैं ऐसे जो इन परीक्षाओं के लिए, नीट जैसे परीक्षा के लिए, नीट पर हम फोकस कर रहे हैं, नीट के लिए लाभदायक है? हाँ मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज पे आपकी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करें तो बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगी। आप उस पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आ रही है, बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज आप वहाँ से अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप उसको वाइजली और ऑनेस्टली यूज़ करें तो वो आपके परफॉर्मेंस को बहुत बूस्ट कर देगी। आपको आपके जो गोल है वहाँ तक आपको लेके जाएगी। तो उसका अगर वाइजली यूज़ करें तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा वो। जी। देखिए, यूज़ करना है इंटरनेट का, वाइजली यूज़ करना है, और एक जो है टू द पॉइंट उसका यूज़ हाँ करें, मतलब सिर्फ उसका यूज़ करें। और ढेर सारे आपको मतलब अपनी क्षमता को बढ़ाने में, इन्हांस करने में हमें लगता है काफ़ी मदद है। चलिए, टिप्पणी एक प्रश्न भी है, प्रश्न का उत्तर वैसे तो हमने इंट्रो में दिया था कमोबेश, लेकिन फिर आपसे ही पूछ लेंगे। लेकिन उससे पहले सुरेश वर्मा सर की टिप्पणी है, आपके स्कूल के टीचर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, गो अहेड। कुमार अमितेश की टिप्पणी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आनंद विजय पूछ रहे हैं कि आप पढ़ाई
कहाँ रहकर किए थे, कहाँ कहाँ पढ़ाई किए थे, कैसे? पढ़ाई तो आप ज़्यादातर तो सेल्फ स्टडी ही करोगे, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी से ही आपको पता चलती है कि आप कहाँ वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। अगर सेल्फ स्टडी अच्छे से नहीं करोगे तो आपको खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता चलेगी। तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। इसके अलावा तो आप क्या ही, मतलब जितनी अच्छी से सेल्फ स्टडी, जितनी अच्छे से बुक्स को गो थ्रू करें, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। देखिए, हम आपको एक जानकारी देते चलें कि मधेपुरा में रह करके भी बहुत छात्रों ने हम्म, जो इसमें सफलता अर्जित की है। पिछले साल या उससे पहले भी मधेपुरा से भी स्टडी करके तैयारी अपनी की और इसमें सफलता अर्जित की। तो सफलता कहीं से भी अर्जित, लेकिन हमें लगता है कि कुल मिलाकर के मूल जो है उसका, ये मूल जो है वो है इसकी तैयारी, मतलब सेल्फ स्टडी पर फोकस्ड करना ही पड़ेगा इसमें। जी। आ, सफलता का श्रेय, इतनी बड़ी सफलता का श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे? आज तक तो बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब पेरेंट्स, मम्मी पापा, हर कोई, दीदी, इवन द टीचर्स, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, एवरीवन हैव सपोर्टेड। कहीं ना कहीं हर किसी ने थोड़ा थोड़ा इनपुट, जहाँ जिनको जैसा हुआ सब इनपुट देते रहे, और हर थोड़े छोटे छोटे इनपुट से एक बड़ा रिजल्ट बनता है। तो आई थिंक जो भी टीचर्स आज तक मुझे, जो जिन्होंने सपोर्ट किया, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स स्पेशली, और मेरी दीदी जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, फॉर हेल्पिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी। जी। स्कूल की पढ़ाई आपकी कैसे रही और स्कूल के शिक्षकों का कितना योगदान रहा आपके? 10th और 12th चूँकि आपने दोनों यहाँ से होली क्रॉस स्कूल से आपने की थी। जी, स्कूल से तो बहुत सपोर्ट रहता है। आप स्कूल्स में अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, मतलब जहाँ भी डाउट आते थे आप क्लियर कर सकते हैं। 12th में भी बहुत सारे, मतलब क्वेश्चन लिखना कैसे है, आपको प्रैक्टिस की, आप नीट जेई की तैयारी रखते हैं तो OMR बस आप करते रहते हैं, तो उसमें आपको लिखने का तरीका टीचर्स बताते हैं कि ऐसे लिखना है, क्वेश्चंस में कितने मार्क्स के कितने लिए लिखना है। वो बोर्ड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्कूल की गाइडलाइन। आपको किन क्वेश्चंस में किन किन चीज़ों को लिखना है, किन को हाईलाइट करना है, वो आपको स्कूल के टीचर्स बताते हैं। तो स्कूल के टीचर्स बहुत हेल्प करते थे। 10th और 12th में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। जी। धनंजय कुमार जी की टिप्पणी आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम एक विदा लेने से पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आगे नीट कईयों के लिए जो है मुश्किल हो रही है, इस बार से मुश्किल हो गई है, नीट की तैयारी से कई हतोत्साहित हुए हैं। तो आगे नीट की परीक्षा जो देंगे अगले साल या उसके अगले साल, उन्हें, वैसे छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो भी आप पढ़े उसे अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़े, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। और हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें कि पेपर कुछ भी आ सकता है। जैसा सोचा नहीं था कि ऐसा पेपर आएगा, बट वी हैव मेंटेन्ड आवर मेंटल स्टेट ऑन द पेपर, कि कैसा भी है थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना लो नहीं होने देना, फ्लक्चुएट नहीं करना है, और मेंटल प्रिपेयर रहें, टाइम को ध्यान रखते हुए पढ़ें, और हमेशा कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, बेसिक्स क्लियर करें, और बुक्स को बार बार रिवाइज कर, रिवीजन बहुत ज़रूरी, और मॉक टेस्ट तो लगाते ही रहें। जी। हम आपको बताते चले कि हमारे साथ भी लाइन में है दिया। इस बिटिया ने नीट 2025 और जेई मेंस में एक साथ सफलता हासिल की है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत प्रतिभा दर्शाता है। ये दिया पूरा परिचय हम देते चले कि पिता गोपाल कुमार शिक्षक हैं, माता पिंकी कुमारी हैं जो हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है। 10th इन्होंने होली क्रॉस स्कूल मधेपुरा से 97.4% से 2023 में पास की। 12th भी इन्होंने होली क्रॉस मधेपुरा से 94% मार्क्स से 2025 में इन्होंने पास की। सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन रिसोर्सेज के बल पर इसने सफलता हासिल की। नीट में मार्क्स इन्हें 553 मार्क्स आउट ऑफ 720, जो कि ओवरऑल इनका परसेंटाइल 99.49 परसेंटाइल है। फिजिक्स में 99.86, केमिस्ट्री में 99.05 और बायोलॉजी में 95.28 परसेंटाइल है। ऑल इंडिया रैंक इनका 11,153 है। कैटेगरी रैंकिंग ओबीसी में 4,716 है। साथ ही साथ दूसरी परीक्षा जो इसने पास की इसी बार, दोनों परीक्षा, वो जेई मेन में हम बताते चलें कि परसेंटाइल ओवरऑल इनका 97.84% है और CRL इनका 32,943 है। ओबीसी रैंक 9,993 है। कॉलेज अलॉट इन्हें हो चुका है, लेकिन अब दिया क्या करेंगी आगे? आपका क्या विचार है आपका कि नीट में आपको ये
जेई में एनआईटी पटना कंप्यूटर साइंस में आपको अलॉट हो चुका है। जी। तो अब आगे आप क्या करेंगे? चूंकि नीट में भी सफलता मिल चुकी है, तो अब आगे का क्या प्लान है? अभी तो मैं अपने टीचर्स वेल विशर्स से सबसे ये कंसल्ट कर रही हूँ कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ चीज़ों को, अभी मेरे पास टाइम है तो एक्सप्लोर करके फिर डिसाइड करूँगी कि क्या करना है। मतलब इससे पहले जो उसका जो ये काउंसलेशन वगैरह जो प्रोसेस है, काउंसलिंग वगैरह जो होगा, तो उससे पहले ये हाँ, पूरा डिसाइड कर काउंसलिंग से लेना है। पहले सारे डिसाइड कर काउंसलिंग लूँ। से ये पहले डिसाइड कर लेना है कि क्या करना है। तो एक साथ जो भी हो, बिटिया अब तय करेगी कि इंजीनियर बनेगी या फिर डॉक्टर बनेगी, ये तय करना अभी बाकी है दिया का। लेकिन ये एक फिलहाल जो है सफलता का जश्न बेटी को मनाने दीजिए। दोनों एक साथ करके मधेपुरा में एक इतिहास रचने वाली दिया है। कितना खुश हैं आप इस सफलता से? क्या लगता है आपको ये रिजल्ट? जब आप पहले किसका रिजल्ट निकला था? पहले जेई मेंस का निकला पहले था। जेई मेंस का निकला था, तो घर वाले कितने खुश हुए थे? सभी बहुत खुश थे कि जेई मेंस भी निकल गया, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स थे, बायो मैथ्स, तो सबको अच्छा, घर वाले को क्या उम्मीद थी? जिस हिसाब से इस बार एग्जामिनेशन टफ था नीट का, घर वाले क्या सशंकित भी थे कि निकलेगा या नहीं निकलेगा? डिस्कशन ही नहीं हुआ घर पे इस बारे में। कोई डिस्कशन नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है। मम्मी ने तो बोला पेपर ही मत देखो तुम अपना, अच्छा। जो है देख लेंगे जब रिजल्ट आएगा, अभी बस थोड़ा एंजॉय करो, टाइम मिला है थोड़ा एंजॉय अच्छा, लेकिन करो। एक में जब सफलता मिल गई थी तो हाँ। एक आश्वस्त हो गए थे कि चलो एक में तो सफलता हाँ, मिली, एटलीस्ट एक जगह सीट तो सिक्योर है। एक जगह तो सीट सिक्योर है। अच्छा, इसके बाद जब इसका भी जब नीट का जब रिजल्ट आया और मेडिकल, तो ये रिजल्ट कैसे पता चला आपको? ये तो मतलब मैं खाना खा के उठी तो फिर टीचर्स का कॉल आया कि मैसेज आया कि रिजल्ट निकल गया है। तो अच्छा, मैं जल्दी से रिजल्ट। टीचर्स का किन का? मैं हमारे टीचर्स ही थे। अच्छा अच्छा, हाँ। उनका अच्छा, ठीक, हाँ। मैसेज आया। जी। तो हमने चेक किया तो मम्मी बगल में ही थी, तो मैंने उन्हें बताया कि ये रैंक रहा, निकल गया है मेरा ये भी। तो मम्मी बहुत खुश हुई। फिर मैंने सबको बताया, पापा को बताया, अपने टीचर्स को बताया, दीदी को बताया, सबको बताया। फिर उसके बाद पूरे इलाके में शोर हो गया ये बात कि बेटिया कैसे इसने, और फिर सवाल भी उठने लगे कि एक साथ कैसे संभव है ये दोनों। लेकिन संभव है और संभव करके दिखाया है दिया ने। हम आपसे इजाज़त लेने से पहले, दिया हमारे स्टूडियो में, एमटी लाइव के स्टूडियो में आई है। एक छोटी सी भेंट, हमने ज़िंदगी को भी ये भेंट की थी और हमें लगता है कि वही भेंट है। उसी तरह एक दिया के टेबल पर भी सजे ये मोमेंटो हमारा मधेपुरा टाइम्स में ये आने के लिए, और इतने सारे छात्र जो आगे जो इस लाइव को देखेंगे, जो प्रेरित होंगे, दिया से जो प्रेरणा लेंगे, उनके लिए दिया का इतना वक्त इस स्टूडियो में देने के लिए हम इन्हें ये हम दे रहे हैं। हमारी तरफ से ये टोकन ऑफ लव है। और बहुत बहुत शुक्रिया दिया तुम्हारा इस तरह आने का हमारे एमटी लैब के सेशन में। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का जो लगातार बने हुए हैं। अपनी टिप्पणियाँ अवश्य लिखें, और अगले लाइव में फिर हम हो सकता है कि और भी किसी ऐसी ही सफल शख्सियत को सामने लाएं। अपना ध्यान रखिएगा। फिर से दिया का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।